हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सदेवर शर्मा। मैं हूं सक्सेस मंत्रा एजुकेयर जलंधर पंजाब से। और आज हम बात कर रहे हैं जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप जो अपनी प्लानिंग है रीडिंग की वो कैसे करोगे। तो बोर्ड पे ध्यान देना, क्लास इज ऑन। तो आज हम बताएंगे आपको कैसे प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास में 3 पैराग्राफ्स आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों पैराग्राफ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ये इजी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ये टफ होते हैं। तो ना तो ये इजी होते हैं ना ये टफ होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। तो आज आपको मैं क्लियरली बता दूंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं उठाने, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है आपकी, सबसे पहले तो आप ये देखो, तीनों पैराग्राफ का जो हेडिंग है वो जरूर पढ़ो। आप सबसे पहले हेडिंग्स जरूर पढ़ लो, ठीक है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोई कॉमर्स वाला है, कोई साइंस वाला है, कोई आर्ट्स वाला है, कोई हिस्ट्री वाला है, कोई म्यूजिक वाला है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है जी, कोई नॉन मेडिकल वाला है। तो जिस सब्जेक्ट से आपको वो चीज़ कंसर्न है, वो मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको कुछ मेडिकल से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आ गया तो उसकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो ज़्यादा है, वो जल्दी वो चीज़ समझ जाएगा। अब कोई कॉमर्स वाला है तो वो मैनेजमेंट का जल्दी समझ जाएगा, राइट। सबसे पहले आपने तीनों टाइटल पढ़ने हैं, और तीनों टाइटल पढ़ने के बाद जो आपको टाइटल ठीक लगता है, यूजफुल लगता है, इजी लगता है, आपने वो पहले उठाना है। और ये भी आपका मैं मिथ आज खत्म कर दूं भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इजी होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा टफ होता है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे ईजी हैं और सारे टफ हैं। अगर आपको आता है तो आपने करना क्या है, राइट पैराग्राफ सबसे पहले उठाना है, राइट। तो जब आपने हेडिंग्स उठा लिए, सबसे पहले आपको लगा भी जो पैराग्राफ 2 है वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। अब हमने फर्स्ट को भी छोड़ दिया, थर्ड को भी छोड़ दिया, सेकंड पैराग्राफ को पिकअप कर लिया। जब भी आप पैराग्राफ पिकअप करोगे तो कम से कम उसके 3 सेगमेंट जरूर होंगे। मीन्स 1 से 13 सवाल हैं तो उसके सेगमेंट्स जरूर होंगे। कुछ हेड मैच आएंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कुछ भी आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ले रहा हूँ, आपने सेकंड पैराग्राफ उठाया और सेकंड पैराग्राफ उठाने के बाद में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है 14 to 18, ये आपको मिल रहा है यस नो, राइट। और फिर 19 to 23 आपको वो मिल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर 24 to 27 आपको मिल रहा है हेड मैच। अब पहले तो आपने पैराग्राफ चूज करना है, उसके बाद में जो सेगमेंट कौन सा करना है वो भी आपने चूज करना है, इसमें पहले कौन सा मैंने सेगमेंट करना है। हमारे पास 10-12 तरह की हमारी जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। हेड मैच आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, राइटर्स मैच आएगा, समरी आएगा, प्रोसेस आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर स्टूडेंट का अपना कैलिबर है, हर स्टूडेंट को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई बहुत खराब लगती है, राइट। तो आज आपको मैं एक एक करके बता दूंगा भी कौन सी चीज़ आपको पहले उठानी है, कौन सी आपको चीज़ पहले नहीं उठानी है, राइट। स्किमिंग स्कैनिंग के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हो। स्किमिंग स्कैनिंग हंटिंग और हिटिंग हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने ये प्लान कर लिया, हमने पैराग्राफ उठा लिया। अब यस नो, फिल इन द ब्लैंक्स, तो हेड मैच, राइट। ये आपकी बेसिक प्लानिंग है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है माइंड में, तब जाकर आपकी जो रीडिंग है वो 60 मिनट्स में वो खत्म हो सकती है। अब हम करेंगे कैसे इनको। ये तो मेरे फेवरेट पैराग्राफ है जो मैंने चूज किया, उसी के हिसाब से हमने स्टडी करना, इसको स्टार्ट करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबको हैबिट है, कोई बच्चे सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको ये मिडिल स्ट्रेटजी ऑप्शन लेनी है, राइट। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पैराग्राफ पढ़ो, ज़रूरत है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। वो भी मैं आज आपको बता दूंगा भी किसके क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं और किसका पैराग्राफ पहले पढ़ना है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो हमने कैसे फॉलो करनी ताकि हमारा सिस्टम है जो बना रहे। तो पैराग्राफ 3 है, 1, 2 और 3 सबको हमने 20 मिनट्स देने हैं, राइट। प्रॉब्लम कहाँ फंसती है 90% स्टूडेंट्स की, वो पहले पैराग्राफ में जब भी वो चाहे वो सेकंड करे, थर्ड करे या फर्स्ट करे, वो 25 से 30 मिनट एक पैराग्राफ को लगाता है दबा के। फिर वो उसके बाद दूसरा पैराग्राफ पकड़ता है तो उसके पास लास्ट पैराग्राफ के लिए बचते हैं 8 से 10 मिनट बचते हैं। तो हो सकता है वो पैराग्राफ बहुत इजी हो, देखने में टफ लग रहा हो, बट क्वेश्चंस बड़े इजी हो, हमें कुछ पता नहीं होता पैराग्राफ में क्या है, राइट।
तो हमने पैराग्राफ इजी लगे या टफ लगे 20 मिनट्स में पैराग्राफ हमने छोड़ देना है, तो दूसरे पैराग्राफ पे जाएंगे, वो सिस्टम बनाएंगे, राइट। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा हेड मैच की। अब हेड मैच में आप क्या करो, हेड मैच एक ऐसा सेगमेंट है आपके आइल्स की जिसमें आपका तुक्का लगने के चांसेस 0 है। सिर्फ एक ही तुक्का लगना है, अगर आपने 5th लगा दिया सबको तो एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। और ये आते भी 5 से कम कभी नहीं आते, 5, 6, 7 तक आते हैं हेड मैच। तो हेड मैच आपको कंपेल करेगा भी, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। मेरे अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने हेड मैच कैसे करना, उसमें मैंने सिखाया हुआ। तो हेड मैच आपको कंपेल करेगा, पैरा पढ़ना ही है आपने। तो ठीक है, सबसे पहले हेड मैच करो। फिर जब आपको वो पढ़ना ही है, वो आपको जब वहाँ पे वो सिस्टम बनाना ही है, तो पहले हेड मैच कर लो। हेड मैच करते करते आपको बाकी सवालों का भी आइडिया लग जाना भी कौन सा सवाल कहाँ पे है, राइट। तो हेड मैच को सबसे पहले यू हैव टू स्टडी डीपली। ये बिना स्टडी के आपके होगा ही नहीं, इसमें कोई तुक्का मारने का कोई चांस नहीं है। तो हेड मैच मेरे हिसाब से आपको उठा लेना चाहिए। अगर कहीं भी हेड मैच है, कुछ भी पैराग्राफ में है, आप उसको उठा लो। अगर आपने हेड मैच बहुत अच्छे से कर लिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, इसको भी उठा लेना चाहिए। क्यों उठा लेना चाहिए? क्योंकि ट्रू फॉल्स जो होता है क्वेश्चन, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, सीधा सीधा लाइन में लिखा हुआ है। हार्डली कोई सिनोनिम यूज करेगा। हाँ, एक्टिव को पैसिव कर देगा, पैसिव को एक्टिव कर देगा। वो बोलेगा बॉय वाज गोइंग टू स्कूल, ये वो बोल देगा स्कूल इज गॉन बाय द बॉय। कुछ भी ऐसा, मतलब आगे पीछे थोड़ा मारेगा, पर लाइन वही होगी। और सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में आएंगे, 99% सीक्वेंस में आएंगे। और ट्रू फॉल्स में मैक्सिमम चांसेस हैं आपके भी, आपके पहले 2 पैराग्राफ में आपको फर्स्ट आंसर मिल जाना है, अगर वो ट्रू फॉल्स है। मैं यस नो की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ट्रू फॉल आप उठा सकते हो पहले। अब ट्रू फॉल के लिए आपकी टेक्निक कौन सी होगी? इसको तो आपको स्टडी डीप करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये हमें स्किमिंग करना पड़ेगा इस चीज की। तो मैं स्ट्रेटजी लिखता हूँ, हेड मैच के लिए आपको स्किम करना पड़ेगा, मतलब डीप स्टडी करना पड़ेगा। जो ट्रू फॉल है आपका, वो स्कैनिंग से हो जाएगा। अब ट्रू फॉल आपने कैसे करने? 4 आपके पास ट्रू फॉल्स आ गए। कौन बोलता है भी सीक्वेंस में करो? कोई नहीं बोलता सीक्वेंस में करो। तो फिर आप कैसे करो? आपने फर्स्ट ट्रू फॉल देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा। थर्ड में उसने 1947 लिख रखा, तो नेचुरली हम फटाफट स्कैन करेंगे तो 1947 मिल जाना है। अगर कहीं 1947 कहीं दिखा ही नहीं, तो अलग से नॉट गिवन दे दो, बात खत्म हो। कोई नहीं बोल रहा आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में करो, आपको ये उठाना है। वैसे मैंने स्टूडेंट्स को जनरली स्ट्रेटजी बताता हूँ भी, अगर आपको 5 यस नो या ट्रू फॉल आए हैं, कोशिश करो ये मिडिल वाला कर लो। मिडिल वाले करने से हमें पता चलेगा भी 2 आंसर मेरे ऊपर हैं, 2 आंसर मेरे नीचे हैं। या कोई भी ऐसा जिसमें डाटा दिया हुआ है, 1947 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, यूरोप लिखा हुआ है, अमेरिका लिखा हुआ है, किसी राइटर का नाम लिखा हुआ है, किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, वो हमें स्कैनिंग से फटाफट पता चलेगा। तो ये आपका स्कैनिंग से 100% हो जाना है, राइट। तो इसके लिए आपको स्कैन करोगे तो ट्रू फॉल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है यस नो। अब यस नो वाला जो क्वेश्चन होता है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो वो स्कैनिंग से कभी नहीं आपको मिलने वाला, उसके लिए आपको स्किम करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, ट्रू फॉल और यस नो में फर्क क्या है? ट्रू फॉल आपका जनरली एक लाइन में मिल जाता है, तो यस नो है वो टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगी। एक चीज, एक थोड़ा सा पार्ट उसका ऊपर पड़ा है, थोड़ा सा नीचे पड़ा है, 1-2 लाइनों के बाद में, थोड़ा सा 1-2 लाइनों के बाद में पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज गॉन टू मार्केट फॉर परचेजिंग ऑफ पोटैटोस, ये आपका ट्रू फॉल है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में मिल जाएगा। अगर आपका ये यस नो होगा तो बोलेगा ही हैज गॉन टू मार्केट बाय कार, हिज कार वाज नॉट वर्किंग वेरी वेल, देन ही looked towards the onions and then he decided to purchase the potato। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उसका थोड़ा सा पार्ट देख के उसको देखते हैं भी ये 50-60% नहीं मैच कर रहा, तो उसको यस नो देके बात खत्म कर देते हैं। आपको वो 3-4 लाइनें नेक्स्ट वाली पढ़ लेनी है, शायद उसका एक पार्ट वहां भी खराब हो। तो इसके लिए आपको स्किमिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ये हार्डली सिनोनिम्स मांगता है ट्रू फॉल्स, हार्डली, बट यस नो 100% सिनोनिम मांगता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यस नो वाले को कभी भी पहले नहीं पकड़ना, ये आपका टाइम खराब करेगा
और जब आपका पूरा टाइम लुट गया उसके बाद में आपको पता चलेगा ये क्या हो गया मेरे पास, तो आपके पास बैलेंस नहीं रहेगा। अब आपने पैरा 2 चूज किया है, उसमें जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो यस नो है, प्लीज उनको छोड़ दो, बाकी कर लो पहले, बाकी कर लोगे तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4th कैटेगरी, राइटर्स मैच। किस राइटर ने क्या बोला, ये 100% स्कैनिंग से हो जाएगा आपका। अब राइटर का मैच है, जब आपको पता ही है आपको राइटर मैच करना है, तो 4 राइटरों के नाम उसने दे रखे हैं, अपने पैराग्राफ को फटाफट स्कैनिंग करो, जहां जहां उसने राइटर के नाम लिख रखे वहीं अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग गेम आती है, कभी कभी एक राइटर का नाम एक ही बार आता है पैरे में, कई बार एक राइटर का नाम 4 बार आता है, तो जो 4 बार आ रहा है उसको मैं पहले क्यों उठाऊं। अब मिस्टर जॉनसन का नाम एक ही बार आ रहा है, पैराग्राफ में भी एक ही जगह लिखा, तो मैं पहले वो क्वेश्चन करूँ ना भाई मैंने क्यों 4 वाला उठाना है। अगर रूबल 4 जगह लिखा है तो मैं 4 वाला क्यों उठाऊंगा। जब मेरे पास 3 ऑप्शन मैंने कर लिए हैं, 4th बची है, फिर मैं फोकस करूंगा इस पर। अब राइटर वाले के जहाँ राइटर का नाम लिखा है वहां आप आराम से जाओ, आराम से ध्यान से उसको पढ़ो, ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर वो मार्केट में वो फॉरेन जाने की बात कर रहे हैं, मिस्टर रूबल वाज टॉकिंग दैट हाउ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर स्टडी टू अब्रॉड, तो नीचे जाके जहाँ स्टडी अब्रॉड है आप वहां पे जाके क्लिक मारो, अपना आंसर वहां से उठा लो। अब जरूरी नहीं नीचे स्टडी अब्रॉड लिखा होगा, वो ये भी लिख सकते हैं गोइंग फॉर स्टडी टू अदर नेशंस, तो जब अदर नेशंस की बात कर रहे हैं दैट मींस अब्रॉड की बात हो रही है, इतना सा हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। ये आपका जो मेन फोकस है ये राइटर वाला, ये बहुत इजी है, इसको फटाफट उठा लो स्टार्टिंग में। मैं क्या बोल रहा हूँ, हेड मैच को स्टार्टिंग में उठाओ और इसको उठा लो और ट्रू फॉल्स को भी उठा लो। तो ऐसे कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन है जो पहले मत उठाना, मेरी जो सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी, 5th हमारे पास आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास 2 तरह के हैं, एक तो विदाउट ऑप्शन है और एक विद ऑप्शन है। विदाउट ऑप्शन वाले आपके स्कैनिंग से हो जाएंगे, आपको सीधा सीधा मिल जाना है बिल्कुल। यहाँ पे आर्टिकल्स का ध्यान रखो, आगे ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, दी लगा, अगर दी लगा हुआ तो 99% चांस है आंसर में भी दी लगा होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि हम वहाँ उस लाइन पे पहुंच जाते हैं, हमें शब्द नहीं मिलता भी अब क्या चाहिए। तो शब्द मिलने के लिए वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके लिए जो आपका जो मकसद है, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, शी वॉज सिटिंग ऑन डैश, अब जरूरी नहीं है ये लाइन आपको सीधी मिल जाए, है ना। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, शी इज ऑलवेज रीडिंग द बुक्स, शी की बात कर रहे हैं। एट वन डे शी वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, काफी दूर जाके आ रहा है बट आप आंसर सिर्फ टेबल आप ढूंढ रहे हो, तो बैठी कहाँ पे हुई थी। क्यों, ये स्टूडेंट की कंप्लेंट बड़ी बेकार कंप्लेंट है। अभी हम उस लाइन पे पहुंच जाते हैं, हमें जाके शब्द नहीं पता लगता भी आप कौन सा यूज करें। तो शब्द तब पता चलेगा जब अगर आपने उस लाइन को ट्रांसलेट कर रखा है तब ओनली, राइट। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शन आ जाती है तो आप फंस जाते हैं। ये सवाल कभी नहीं उठाना विद ऑप्शन वाला पहले, और ये सारे के सारे गलत होने हैं एट ए टाइम। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये 100% सिनोनिम यूज करता है, वहां पे लिखेगा एक्सीलेंट, नीचे लिखा होगा गुड। फिर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। आपने अगर विद ऑप्शन आ गई है, अगर विद ऑप्शन आ गया है सिस्टम आपका, तो आपने ये जरूर ध्यान देना है कि उसमें वो कोड मांग रहा है या शब्द मांग रहा है। वो लिखते हैं ऊपर इंस्ट्रक्शन में, प्लीज राइट कोड A to Z या A to B जो भी है, या कहते दे राइट द राइट वर्ड। तो वर्ड पूछा है तो भाई वर्ड लिख दो, कोड पूछा है तो कोड लिख दो, ये भी एक गलती होती है। और 100% सिनोनिम्स है तो ये ऐसे चलेगी। अब अगर आपका आता है सेंटेंस कंप्लीशन, नेक्स्ट। अब सेंटेंस कंप्लीशन है, ये आपका स्कैनिंग से हो जाना है 100%, इसको उठा लो पहले से। सेंटेंस कंप्लीशन हमारे पास 2 तरह से आता है, कई बार वो फ्रंट का सेंटेंस दिया उसका बैक ढूंढना है, कई बार बैक दे रखा तो उसका फ्रंट ढूंढना। सीक्वेंस में आता है, इधर उधर नहीं खिले रहेगा, सीक्वेंस में आएगा प्रॉपर। अगर सीक्वेंस में आता है तो फिर हमारा कीवर्ड है उसमें, जैसे कोई यूरोपियन लिखा है, अमेरिकन लिखा है, 1947 लिखा है, मिस्टर एक्स लिखा है, तो जहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको उठाओ। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की रीडिंग में क्या है, क्यों नहीं टाइम मैनेजमेंट होता, वो राइट क्वेश्चन नहीं उठाता है, वो उस क्वेश्चन को उठाता है जहां उसने फंस जाना है। और 99% वो लोग इतने शातिर हैं, आपको वही क्वेश्चन पहले डालेंगे जहां आपका टाइम वेस्ट होना है, तो वहां पे आपको टाइम ना बचा के जो हो सकता है पहले वो कर लें।
कम से कम 18-20 क्वेश्चन तो हम सॉलिड कर लेना, बाकी तो बाद में हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, समरी कंप्लीशन है। अब समरी कंप्लीशन है, ये भी आपका स्कैनिंग से हो जाएगा। प्रोसेस है, वो भी आपका स्कैनिंग से हो जाएगा। ये आपका बेसिक्स है। अगर बेसिक्स आप सारा सेट रखोगे तब जाकर आपका जो सिस्टम है आपका जो इजीली वो मैनेजेबल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैनेजेबल नहीं होगा, राइट। अब आपके नेक्स्ट आ गया एमसीक्यूज। एमसीक्यूज प्लीज सबसे पहले कीजिए, सबसे पहले एमसीक्यूज कीजिए, क्योंकि ये स्कैनिंग से मिल जाएंगे। अब इसमें एक इशू है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो चारों की चारों ऑप्शन दिख रही थी हमें पैराग्राफ में लिखी, तो वो तो दिखेंगी, पैराग्राफ से तो उसने उठा के लिखी। अब आपने क्या करना है, उसमें ज़्यादातर एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं दो तरह के आते हैं। या तो वो राइटर्स के व्यू पूछता है, अकॉर्डिंग टू राइटर्स व्यू इन पैराग्राफ 2 क्या है, या फिर आते हैं क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। तो आप क्वेश्चन को 100% ट्रांसलेट कर लो अपनी ओन लैंग्वेज में। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा व्हाट वाज हर सब्जेक्ट, मतलब उसका सब्जेक्ट कौन सा था, राइट। अब ऊपर जाओ जहाँ सब्जेक्ट्स की बात हुई है, तो तब आप सब्जेक्ट ढूंढते ढूंढते आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट था। उसके बाद में ऑप्शंस आगे देखो कौन सी, आप मतलब उधर आप आंसर लेके आगे ये सेट कर रहे हो ये ए है, बी है, सी है, डी है। अगर ये नहीं आता तो मतलब हमसे वो हमने लाइन भी पढ़ ली, फिर भी वो नीचे कहीं कंसेप्ट नहीं मैच कर रही, तब क्या करेंगे, एनी ऑप्शंस, तब क्या करेंगे, तब हमने यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। व्हाट वाज हर सब्जेक्ट, तो उसने एक ऑप्शन दे रखी है यूरोप, तो यूरोप तो हो नहीं सकता। ये देखिए, या तो आप सीधा क्वेश्चन पकड़ लो कि इसका आंसर ये है, या फिर एलिमिनेशन करो केबीसी की तरह 50-50, और 90% में 50-50 में आपकी गेम हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता, 50-50 में भी नहीं बन रहा है, तो भाई जो सबसे लंबा वाला क्वेश्चन आंसर है वो लिख दो, जो सबसे लंबा वाला है, जिसके वर्ड्स ज़्यादा हैं। कोई एक लाइन का लिखा उसने, कोई 3/4 लाइन का लिख रखा है, वो लगाओ। अब उसका लॉजिक है, क्यों लगाओ, उसका लॉजिक ये है, वो इतना लंबा क्यों टाइप करेगा, वो आंसर ठीक था तभी तो टाइप किया उसको इतना, नहीं तो वो बाकी अगर शॉर्ट देता ये भी छोड़ देता। अगर लंबे भी नहीं है, सब एक जैसे हैं, फिर क्या करोगे, तब आंख मूंद के आप बी लगा दो, क्यों 99% बी में आपका फिट हो जाएगा। ये आपका लिसनिंग की भी टिप है एमसीक्यू की, और ये आपकी रीडिंग की भी टिप है। हाँ, फिर आपको चारों क्यों ना बी लिखना पड़ जाए, आप चारों बी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका फिट हो जाएगा पेपर, राइट। अब देखिए एक लास्ट जो कंसेप्ट है, कुछ मैंने आपको बता दिया भी, वो उसके बिना हो ही नहीं सकते। अब आप फाइनल आपने पेपर में वाले दिन करना क्या है, आपने ट्रू फॉल्स, यस नो और एमसीक्यूज, इन तीनों को छोड़ देना है। इन तीनों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है, इन तीनों को छोड़ दो। अब देखो सिस्टम कैसे चलेगा, 40 आपके पास क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 10 तो 12 क्वेश्चन इनके होंगे जो आप 1 मिनट में भी तुक्का लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला भी बी लगा दो, या सबसे बड़ा लंबा लगा दो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें तुक्के का कोई स्कोप ही नहीं है, वो तो आपको पढ़ के करने ही पड़ेंगे। तो अगर वो करने ही पड़ेंगे तो फिर उन पे मैं क्यों ना फोकस करूं, पहले मैं क्यों दूसरा कर रहा हूं। अब यस नो, तो मैं अगर सपोज मेरे पास 4 क्वेश्चन आए हैं यस नो के, तो अगर मैं यस 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 भी लिख दूंगा तब भी मेरे 1 या 2 नंबर आ जाने हैं, ये मुझे वैसे ही पता है। तो इसको यस 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 लिखने में मुझे लगते हैं सिर्फ 10 सेकंड्स, मतलब मैं 10 सेकंड में अगर मैं मारता हूँ तो मेरा 1 या 2 नंबर श्योर है, वो तो है ही, क्योंकि यस नो में एक यस एक नो एक नॉट गिवन तो होगा ही। यस बहुत कम आता है, नो और नॉट गिवन ज्यादा आता है, तो बेटर है फिर नो या नॉट गिवन दे दो, आप 2 ठीक हो जाएंगे आपके। तो पढ़ के भी 2 ही ठीक होने, तो फिर मैं 10 मिनट क्यों वेस्ट करूँ। तो फिर मैं टाइम उसको यूटिलाइज कहाँ करूँ, उसको मैं यूटिलाइज करूँ हेड मैच में, उसको मैं यूटिलाइज करूँ सेंटेंस कंप्लीशन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, जहां तुक्का लगने का कोई स्कोप ही नहीं है, आपका 1 नंबर भी नहीं आना। तो इसको 15 को आप छोड़ दो, 12 उसको 10 12 भी आ गए, 12 को 12 तो आएंगे 40 में। यस नो ट्रू फॉल और
MCQs ये बेसिक फॉर्मेट है, ये आने ही आने हैं पेपर में। तो अगर आपने 12 छोड़ दिए तो बाकी बच गए 28। तो भाई 55 मिनट्स उन 28 पे फोकस करो। अगर 28 में आपने फोकस करके 20 भी ले लिए, मैं बोलता हूँ 18 भी ले लिए, यू आर लकी यार। 28 में से 18 भी नहीं आएंगे पढ़ के 55 मिनट्स में, आएंगे। टेक्निक्स तो आपको सारी आती है, इज इट? फिर उसके बाद आप क्या करो, बाकी जो 2 मिनट बचे हैं, यस 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 ABCD जो भर दो। तो अगर आपने 12 तुक्के मारे हैं ना, तो उसमें 5 आप ऐसे ही लगा दोगे। वैसे ही अगर आपने इतना डीप में पढ़ा हुआ है ना, तो दूसरे का तुरंत बता दोगे यार इसमें यूरोप वाला तो कोई आया नहीं, ये तो है ही नॉट गिवन। ये भी काम हो सकता है। ये आप थोड़ा सा काम करोगे तो आपको जो आपकी रीडिंग की वो जो मैनेजमेंट है, दैट विल बी वेरी करेक्ट। ये था हमारा आज का थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया, क्योंकि आप लोगों को समझाना था। तो आप लोग आगे से जब भी रीडिंग प्लान करें तो ऐसे करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू। अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू।